हेलो फ्रेंड्स, आज मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? महाजनपद और मगध साम्राज्य को पढ़ा। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे। ठीक है, इसके बाद जैसे कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है, उनका प्रशासनिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बिंदुसार, ठीक है, अशोक, और ऐसे जैसे अशोक बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। तो आइए उनके डिटेल्स में हम पढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य का विस्तार को देखेंगे। सबसे पहले अभी एक मैप दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस मैप में देखिए कि इस मैप में देखिएगा कि नॉर्थ में, ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे देखते हैं, नॉर्थ में, ठीक है, हिंदुकुश पर्वत, जहाँ का विस्तार देखेंगे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, और थोड़ा आगे तक। अगर हम इसको नॉर्थ में देखें तो साउथ में देखिए, साउथ में कर्नाटक तक, ठीक है, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। इसी तरह हम आपको ईस्ट में देखेंगे, ठीक, पूर्वोत्तर में, तो पूर्वोत्तर में बिहार जो कि मगध, ठीक है, एक फेमस जगह था उस समय का। हम देखेंगे पश्चिम में तो गुजरात, सौराष्ट्र गुजरात में है। ठीक है, तो इसी को हम मैप में देखते हैं। तो मैप में देखिए कि यहाँ पे इस तरह ये एरिया जो दिखा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का, आपको इस एरिया में उन्होंने विस्तार किया था। अफगानिस्तान पाकिस्तान का एरिया, ठीक है, जो कि हिंदुकुश पर्वत के आसपास का एरिया। इसके बाद आप इधर पश्चिम में देखिए कि सौराष्ट्र का एरिया जो अरेबियन सी से लगा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कर्नाटक, ये दक्षिण भारत, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जो इस साइड का एरिया था, पूर्वोत्तर में आपको बिहार, ठीक है, बिहार में मगध। तो ये टोटल फैला हुआ एरिया था उनका, जो चंद्रगुप्त मौर्य जब वो विजय हुए। चंद्रगुप्त मौर्य, इस सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका विषय विस्तार को। विषय विस्तार में क्या है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो संस्थापक है इसका, ठीक है, मौर्य वंश की संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है, इसके बाद उनके प्रशासनिक स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसके बाद बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार का जो टाइम पीरियड था 298 से 273 ईसा पूर्व से लेकर 273 से अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व। ठीक है, उनका अशोक का अभिलेख देखेंगे, जिसमें शिलालेख आ गया, लघु शिलालेख, स्तंभ, लघु स्तंभ, ठीक है, गुहा, इसमें कलिंग विजय। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अशोक ने अपना हथियार डाल दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, अशोक की गृह नीति और बौद्ध धर्म का प्रभाव, इतिहास में अशोक का स्थान, मौर्य प्रशासन को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, राजकीय नियंत्रण और प्रांतीय और स्थानीय शासन को देखेंगे। ठीक है, इस तरह आर्थिक नियंत्रण, व्यापारिक वाणिज्य को देखेंगे, उद्योग को देखेंगे, मुद्रा प्रणाली देखेंगे, वस्तुकला देखेंगे, अशोक स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे और लोक कला के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग भौतिक संस्कृति और विस्तार और राजपत्ति को पढ़ेंगे, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, वित्तीय संकट और दमनकारी शासन। तो इस तरह टोटल हमको ये मौर्य साम्राज्य में पढ़ने को मिलता है। और ये एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं होगा, इसमें दो से चार, कम से कम 3-4 वीडियो बनेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि इसका संस्थापक, तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है, उन्होंने चाणक्य के हेल्प से आपको नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराया। ठीक है, धनानंद को हराकर और मौर्य वंश की संस्थापना की, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको आपको संस्थापक हैं। उनका टाइम पीरियड देखे तो 322 ईस्वी से 298 ईसा पूर्व तक है। इसके बाद उनके पुत्र हैं बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार को 298 से 273 ईसा पूर्व। इसके उनका पुत्र जो प्रतापी राजा थे अशोक। ठीक है, अभी जो आपको एरिया जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के विस्तृत एरिया है, उन्होंने ये विस्तार किया। लेकिन जहाँ तक अशोक के देखेंगे, आगे में अशोक हम लोग जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि अशोक ने कहाँ कहाँ तक अपने एरिया को फैला रखा था। ठीक है, ये सबसे सफल पूर्वक और सबसे प्रतापी राजा अशोक थे। ठीक है, उनका कुछ ग्रंथों में क्या नाम है देखने को मिलता है, जिसका मास्की अभिलेख था। ठीक है, मास्की अभिलेख में उनका अशोक नाम आता है, पुराण में अशोक वर्धन नाम आता है, ब्राह्मणी लिपि प्रियदर्शी। ठीक है, अशोक के जो उत्तराधिकारी थे
उसको हम बारे में पढ़ते हैं। जैसे दशरथ, ठीक है, दशरथ जो कि आजीविका धर्म के उपासक थे, 200 लेकिन यहाँ पे 232 से 224 ईसा पूर्व तक। इसके बाद था संप्रति जो जैन धर्म के उपासक थे, 224 से 215 ईसा पूर्व। इसके बाद देखिए सली सुक जो 215 से लेकर 202 ईसा पूर्व। देववर्मन 202 से लेकर 100 आपको यहाँ पे 195 ईसा पूर्व। इसके बाद नीचे देखिए सत धनवा 195 से लेकर 187 ईसा पूर्व। और इस आपको मौर्य वंश के सबसे अंतिम जो राजा था बृहद्रथ, ठीक है, अंतिम मौर्य शासक था जो कि 187 से लेके 184 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। इस तरह हम लोग देखेंगे कि 232 से लेके यहाँ पे 232 222 322, ठीक है। यहाँ पे 322 से लेके 184 ईसा पूर्व तक टोटल मौर्य साम्राज्य का कार्यकाल है। मौर्य साम्राज्य के कार्यकाल को देखेंगे तो 322 ईसा पूर्व से लेकर यहाँ पे हमको मिलता है 184। हाँ इनका है, ठीक है, 298 बट 322 से लेकर यहाँ पे हम लोग को टोटल 184 ईसा पूर्व तक टोटल टाइम पीरियड हमको देखने को मिलता है मौर्य वंश की, ठीक है। अब हम लोग ने विस्तार देख लिया। इसके बाद देखेंगे कि मौर्य वंश ने नंद वंश के अंतिम राजा, ठीक है, धनानंद को हराया और चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया किसके हेल्प से, चाणक्य की हेल्प से, और मौर्य वंश की अपना नींव डाली, ठीक है। इसी तरह हम लोग पश्चिमोत्तर से देखते हैं, सेल्यूकस ने आक्रमण किया जो कि अफगानिस्तान और पाक का जो एरिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि उनके साथ समझौता किए और उनको 500 हाथियां प्रदान की। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको दिया, ये सेल्यूकस को दिया, उसको दिया और उनके साथ क्या की, समझौता कर लिया, ठीक है। सेल्यूकस ने अपनी बेटी की हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से किया, ठीक है। और जब सेल्यूकस क्या किया, समझौता हुआ, तो जो समझौता होने के बाद पूर्वी अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान के पूर्वी भाग, पूर्वी अफगानिस्तान, ठीक है। इसके बाद बलूचिस्तान एंड सिंध का जो एरिया था, क्या किया, जो सेल्यूकस था, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को लौटा दिया। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। अब हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक संगठन। चंद्रगुप्त मौर्य के समय हमको दो महान ग्रंथ दिखाई देते हैं, ग्रंथ नहीं, जो लिखा हुआ उस समय का जो बुक, मेगास्थनीज का इंडिका एंड कौटिल्य का चाणक्य का अर्थशास्त्र। ये पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेटजी पर ये बुक लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र कौटिल्य का, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस चीज़ पे लिखा हुआ है, ये बुक, ठीक है, पॉलिटिकल, राजनीतिक विज्ञान और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी और मिलिट्री स्ट्रेटजी पे ये बुक लिखा हुआ है। जहाँ तक इंडिका की बात करें, जिसने मेगास्थनीज ने ये बुक लिखा है, और उसमें भी प्रशासनिक, सामाजिक और अर्थव्यवस्था का विवरण डिटेल में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रांतों की छोटे जो राज करते थे, यहाँ पे हम प्रशासनिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, प्रशासनिक संगठन देख रहे हैं, संगठन। तो प्रशासनिक संगठन में प्रांतों को क्या कहते हैं, प्रांत को छोटी इकाइयों में विभक्त किया गया था, ठीक है। जैसे जिला का जो होता था उसका प्रधान स्थानिक होता था,
ठीक है, जो संभालता, आज भी ये संभालता का पोस्ट जो रेवेन्यू सेक्शन को संभालता है, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में या सेंटर में देखेंगे तो ये अभी भी ये संभालता का पोस्ट है और ये अभी भी रेवेन्यू सिस्टम को संभालता है, ठीक है। इसके बाद स्थानीय जो सबसे बड़ा इकाई था, जो जिला होता था, जिला लेवल का, उसमें 800 गांव होते थे, ठीक है। इसके बाद अगर जिसके पास 400 गांव था उससे एक दो भागों में बट गया, या फिर कह सकते हैं कि उससे छोटा इकाई, इससे छोटा इकाई, ठीक है, ये छोटा इकाई है, उसको द्रोणमुखी कहते थे, द्रोणमुखी, ठीक है। इसी तरह 200 इकाई वाले को क्या कहते थे, खरवाटिक, जिसके पास 100 ग्राम्स था, जिसके पास 100 गांव थे, ठीक है, उसको क्या कहते, संग्रहण, ठीक है। सबसे छोटी इकाई गांव होता था, जिसका प्रधान ग्रामिक होता था। ग्रामिक में ग्रामिक होता था छोटा इकाई, जिसका गोप उसका नियंत्रण करता था, उसका नियंत्रण गोप करता था, ठीक है। गोप के पास एक छोटी इकाई थी, उसके पास एटलीस्ट 10 गांव होता था, ठीक है। अब इस सिस्टम में भी दो प्रकार के, आपको एक नगर चल होता था, एक ग्राम चल होता था। वहाँ भी ये शासन व्यवस्था में दो चीज होता था, एक शहर, ठीक है, शहरी सिस्टम भी था, और ग्राम चल होता था जो गांव का इकाई था। इसमें जो पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैनी और तक्षशिला प्रमुख नगर थे, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में राजा का सहयोग के लिए क्या होते थे, अमात्य होते थे, ठीक है। इनको सजेशंस के लिए क्या होते थे, अमात्य होते थे। जो नौकरशाही था, उनका जो पदवी था, पद कह सकते हैं, वो हायरार्की था, ठीक है। उसको कह सकते हैं ये पिरामिड की तरह, ठीक है। पहले छोटे, मतलब इस तरह का था, हायर पोस्ट यहाँ होता था, नीचे इस तरह का था, ठीक है। ये नौकरशाही सिस्टम था, पिरामिड की तरह का होता था। जैसे नीचे आता था, आपको कर्मचारियों की संख्या बढ़ जाती थी। पाटलिपुत्र में 6 समितियां थी, ठीक है। देखिए, प्रथम समिति जो को उद्योग एवं शिल्प को देखता था, तो द्वितीय विदेशियों के आवागमन को देखता था, ठीक है, विदेशियों की आवाजाही का निगरानी रखता था। विदेशियों की आवाजाही का क्या करता था, निगरानी रखता था, ठीक है। तृतीय में देखिए जन्म मरण का ब्यौरा रखता था, ठीक है। इसे चतुर्थ में देखिए व्यापार और वाणिज्य की ब्यौरा रखता था। पांचवी में वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करता था। छठी में बिक्री कर वसूल करता था। क्या करता था, बिक्री कर वसूल करता था। तो ये टोटल समितियां होती थी पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य में का जो प्रशासन था, उसमें एक विशेषता थी। इसका चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन का एक विशेषता था। क्या था, एक विशाल सेना एवं अस्थायी सेना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य उसका जो सेना थी वो चतुरंगिनी सेना थी, ठीक है, जिसमें पैदल होते थे, हाथी होती थी, घोड़े होते थे एंड रथ होता था, ठीक है। इसके बाद दुर्ग की रक्षा के लिए जो दुर्ग होता था, ठीक है, दुर्ग को रक्षा करने के लिए उनके पास क्या होता था, दुर्गपाल होता था एवं अंतपाल, ठीक है, दुर्ग को रक्षा करने के लिए। एक पिलनी, ठीक है, एक पिलनी जो कि
जो कि एक फॉरेन विदेशी राजदूत थी, राजदूत नहीं विदेशी, जिन्होंने लिखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल सिपाही थी, ठीक है। इसके बाद 30,000 घुड़सवार एंड 9,000 हाथी, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया। इस तरह हम कह सकते हैं कि विशाल सेना थी, हम कह सकते हैं कि विशाल सेना थी, ठीक है, विशाल सेना थी। अब हम देखते हैं गुप्तचर विभाग। चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासन काल था उसमें गुप्तचर विभाग भी था। जैसे कि गुप्तचर विभाग में देखिए क्या था। गुप्तचर विभाग में संचार, ठीक है, पहला विभाग, जिसमें गतिमान गुप्तचर होते थे। यहाँ पे गुप्तचर का टाइप है ये, ठीक है, गुप्तचर का टाइप, जिसमें हम देखेंगे संचार। संचार इसका मतलब होता है गतिमान गुप्तचर, चलता फिरता। संस्था इसका मतलब होता है एक जगह रहकर काम करने वाला गुप्तचर। ये क्या था? गतिमान था, गतिमान जो चल फिर कर अपना गुप्तचर करता। ये था एक जगह रहकर, एक जगह रहकर, एक जगह रहकर क्या करता था? जासूसी करता था। प्रतिवेदक ये था विशेष संवाददाता, इसकी पहुंच सीधा राजा तक थी। इसका रिपोर्टिंग क्या था? राजा तक, राजा तक पहुंच, ठीक है, इसकी पहुंच कहाँ थी? राजा तक। इसके बाद पुलिसानी लोगों के विचारों से राजा को अवगत कराता था। इसका क्या काम था? लोगों के विचारों से राजा का अवगत कराना, अवगत कराना, ठीक है। इसी तरह चर, अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर, ये भी एक प्रकार का गुप्तचर था। नेक्स्ट है मूढ़ पुरुष, ठीक है, गूढ़ पुरुष, ये अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर, ये भी एक प्रकार का गुप्तचर था। ये भी एक गुप्तचर है, ये भी एक गुप्तचर है, ठीक है। इस साम्राज्य में इसका साम्राज्य का कंट्रोल क्या होता था? कंट्रोल राजकीय, ठीक है, नियंत्रण होता था। कर जो था, जो टैक्स का सिस्टम था, वो 1/4 से 1/6 तक होता था। सिंचाई के लिए, ठीक है, सिंचाई के लिए सिंचाई कर लगाता था, ठीक है। इसके बाद अगर कोई वस्तु अगर बेचना चाहता है, ठीक है, कोई वस्तु को बिक्री करता है, तो उसके लिए उस जगह पर टैक्स लगता था, उसका टैक्स। और उस टैक्स को क्या कहते थे? उस टैक्स को कहते थे चुंगी टैक्स, ठीक है। उसको जैसे फॉर एग्जांपल नगर में बिक्री के लिए जो माल लाया जाता था, उन पर प्रवेश द्वार पर चुंगी लिया जाता था। ऐसे कहें, नगरों में इसका डेफिनेशन है, ठीक है। नगरों में बिक्री के लिए जो माल लाया जाता था
उन पर प्रवेश द्वार पर जो टैक्स लगता था उसको क्या बोलते थे? चुंगी लिया जाता था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बिंदुसार को देखेंगे, ठीक है, 298 से 273 ईसा पूर्व, ठीक है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र था बिंदुसार, उसका शासनकाल चालू हुआ। अब हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। बिंदुसार के बाद अशोक को कवर करेंगे, अशोक को शिलालेख को देखेंगे, ठीक है, उसकी जितना शिलालेख, क्योंकि यहाँ अशोक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे? नेक्स्ट अशोक को देखेंगे, ठीक है, एक प्रतापी राजा था, ठीक है, इसको देखेंगे। और बहुत सारा शिलालेख था, शिलालेख क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ को बहुत सारे शिलालेख देखने हैं। और इसके बाद आगे जो हमको देखना है इस प्रशासन, ठीक है, और फिर इसमें कलिंग युद्ध को देखना है। कलिंग युद्ध के बाद बहुत सारा देखना है, ठीक है, अशोक का गृह नीति और बौद्ध का धर्म का प्रभाव। कलिंग युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया। फिर मौर्य प्रशासन को डिटेल में देखेंगे और उसके जो जितना भी संबंधित विभाग था और उसमें जो तैनात अभी पदाधिकारी थे उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। आर्थिक नियंत्रण देखेंगे, डिटेल में सब चीज़ देखेंगे। अभी तो ये प्रथम लेक्चर है, बिंदुसार के बाद फिर अशोक को डिटेल में देखेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। दूसरा पार्ट इसका आएगा, आप जरूर बने रहिएगा, देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।